Hello everyone, welcome to my channel Accounts में. I hope you all are doing great. So 20s आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक एग्जांपल के थ्रू सिर्फ रफली हम आइडिया लेने वाले हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली हमें करना क्या है. सो नॉर्मली हमें क्या गिवन होती है, कंपनी की बैलेंस शीट, और आपको क्या प्रिपेयर करने के लिए आता है एग्जाम में, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd. तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं. पहले हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ड्यूरिंग द ईयर आपका कैश 8000 था और वो 8 से 21 कैसे हो गया. मींस प्रीवियस ईयर के कैश और करंट ईयर के कैश में ये डिफरेंस क्यों आया, किस किस रीजन की वजह से कैश आया, किस रीजन की वजह से कैश गया. तो वो सारे रीजंस को लोकेट करना है ताकि आप ये चीज को आइडेंटिफाई कर पाए कि ये 8000 का कैश इन शॉर्ट 21 कैसे हुआ. अब यहाँ मैंने कैश और बैंक दोनों चीजों को क्लब कर दिया. तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना पड़ेगा कैश इन कैश इक्विवेलेंट के बारे में. सो देखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. आप अगर कैश, बैंक या शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात करते हो, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो इनको एक ही माना जाता है, इन्हें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही माना जाता है. कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि आपने कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ये किस तरीके की एक्टिविटी है. तो ये कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ना ऑपरेटिंग, ना इन्वेस्टिंग, ना फाइनेंसिंग. मतलब बेसिकली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं. तो कई बार अगर पूछा जाए कि अगर कैश बैंक में डिपॉजिट कर लिया या मैंने शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी परचेज कर ली, तो ये किस तरीके की एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है. और यू कैन से दिस इज नो फ्लो ऑफ कैश. तो कंपनी की बैलेंस शीट में 2 साल के डाटा दिए होते हैं. 2 साल के डाटा में असेट साइड में जो कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपको गिवन होगी, आप उसके टोटल को अलग लिख देंगे कहीं. तो जैसे अभी मैंने बोला कि पिछले साल मतलब 2014 आपका कैश था 8, मैंने टोटल कर दिया कैश और बैंक के बैलेंस को, और करंट ईयर दैट इज 2015 उसके टोटल को 20 और 21,000 मैंने कलेक्टिवली लिख दिया. और मैंने यहाँ क्या बात की कि अगर आप कैश बैंक में डिपॉजिट करो, कभी मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदो, बैंक से कैश विड्रॉ करो फॉर ऑफिस यूज, तो इस तरीके की एक्टिविटी नो फ्लो ऑफ कैश होती है. ठीक, तो पूरी बैलेंस शीट में असेट में से कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज को पहले ही ढूंढकर अलग लिख दो. और अब हमें क्या लोकेट करना है कि ये 8-21 कैसे हुआ, क्या क्या रीजंस थे. तो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरीके की एक्टिविटी होती है उन्हें देखते हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली 3 एक्टिविटीज कवर करता है. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिजनेस की मेन कोर्स ऑफ एक्टिविटी से होने वाला आपका कैश का आना और जाना. ऑपरेटिंग में बेसिकली आप वो एंट्रीज कवर करते हो. मींस गुड्स को सोल्ड करना, गुड्स को खरीदना, गुड्स को खरीदते टाइम कितनी कॉस्ट आई, वो सारी चीजें. बट हम बात करते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड. तो इनडायरेक्ट मेथड मींस अब हम नेट प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसके बाद कैसे निकालें ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो अभी स्लाइड का फॉर्मेट देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट फॉर्मेट देखेंगे, क्योंकि आज हमें ये कवर करना है बेसिकली कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का हमें रफली आइडिया लगना चाहिए कि करना क्या है एग्जैक्टली. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप इसकी स्टार्टिंग होती है नेट प्रॉफिट से, और नेट प्रॉफिट आप कैसे कंपेयर करते हो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. तो इस एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बात करूं तो ये मेरा प्रीवियस ईयर है और ये मेरा करंट ईयर है. ठीक है, और आपको प्रॉफिट से स्टार्ट करना होता है, और इसमें आप क्या ऐड करते हो, वो चीजें जो ऑलरेडी आप माइनस कर चुके हो और जिनसे कभी कैश बाहर नहीं गया, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सो नॉन कैश का क्या एग्जांपल लिख सकते हैं आप, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन जो आपने राइट ऑफ किया, ये डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, तो आपने प्रॉफिट से माइनस आउट कर रखा है, लेकिन आपने उस डेप्रिसिएशन नाम का कोई एक्सपेंस बाहर पे नहीं किया, तो उस चीज को वापस से ऐड कर देंगे. अगर आपने कोई लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये सारी चीजें आएंगी 1 बाय 1, मैं इनको वीडियोस में आपके लिए कवर करूंगी. अभी सिर्फ रफली आइडिया क्या लेना है कि इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं. ऑपरेटिंग मतलब मेन कोर्स ऑफ एक्टिविटी से जो प्रॉफिट गिवन है उसमें कुछ ऐसे खर्चे माइनस कर दिए हैं जिनका फ्लो बाहर नहीं था, तो उसको जोड़ देना है. कोई लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है तो उसको जोड़ देना है. कोई चीज अगर आपने रिजर्व में ट्रांसफर करी है, ट्रांसफर टू रिजर्व, तो उस सब चीज को ऐड कर देना है. और बैलेंस शीट के जितने भी करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज हैं उनके लिए क्या लाइन याद रखनी है, डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी. और माइनस क्या करना है, इंक्रीज इन करंट असेट
एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। होपफुली आप इसमें से करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी इस एग्जाम्पल में आइडेंटिफाई क्या कर पा रहे होगे। जैसे अगर मैं असेट्स की बात करूं तो मैंने कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, ऑल्दो ये करंट एसेट थे, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल अलग कर दिया क्योंकि ये किसी भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये तो फिक्स्ड एसेट होते हैं, तो इनको तो आपको इंक्लूड करना ही नहीं है ऑपरेटिंग में। करंट एसेट और क्या है? स्टॉक, ये करंट एसेट है। डेटर्स, ये करंट एसेट है। तो इनको अकॉर्डिंगली आप चेक कैसे करेंगे कि ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। 21 का करंट एसेट, प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से कंपेयर करना है। 21 का करंट एसेट 14 हो गया, मींस घट रहा है। तो घट रहा है तो क्या करेंगे? अगर डिक्रीज इन करंट एसेट है तो प्लस। डेटर्स 30 से 36 हो गए, तो करंट एसेट बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट तो आप करेंगे माइनस। सो होपफुली आपको समझ में आ गया। और लाइबिलिटीज में क्या लेना है आपको? कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट, डिबेंचर, यहाँ कोई भी करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है। अगर होती तो क्या होती? क्रेडिटर्स, बीपी, तो उसको भी अकॉर्डिंगली आप इंक्रीज डिक्रीज देखते और अकॉर्डिंगली उसको प्लस या माइनस आप कर देते। इसके बाद लास्ट इसमें क्या होता है? टैक्स पेड। और भी एडजस्टमेंट होती है, वन बाय वन इनको डिस्कस करते रहेंगे। सो होपफुली आपको ऑपरेटिंग का मतलब समझ में आ गया। फिर आप इसका टोटल कर देते हैं और इसे आप लिखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो एक तो हो गई आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ऑपरेटिंग में आपको पता है कि मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हटा दिया और सिर्फ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज को हटाया है। विद दैट अगर कोई जनरल रिजर्व होगा, डेप्रिसिएशन होगा, अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट है, तो उसको हम आप प्लस करेंगे। अब बात करते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। इन्वेस्टिंग, इसके नाम को समझते हैं पहले। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमारा मतलब है कि फर्म का कैश आउटसाइड इन्वेस्ट किया गया। फर्म का कैश बाहर इन्वेस्ट करोगे, मींस आप क्या खरीद रहे हैं? कोई भी असेट या इन्वेस्टमेंट को आप खरीदेंगे अगर, तो पैसे जाएंगे। अगर आप उन्हें सेल करेंगे तो पैसे आएंगे। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, आपका ₹1,00,000 था, फिर ₹1,00,000 ही हो गया, तो आपने ना लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदा ना बेचा। मतलब ये एक्टिविटी वैसे बेसिकली इन्वेस्टिंग की थी, बट इसमें सिंस कोई चेंज नहीं हुआ तो इसलिए आपने इन्वेस्टिंग में नहीं लिखना। प्लांट एंड मशीनरी 48 से 68 हो गया, बढ़ गया, आपने खरीदा। कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। सो होपफुली आपको इन्वेस्टिंग का मतलब समझ में आ गया। फर्म कैश आउटसाइड इन्वेस्ट, आप किसी और कंपनी के डिबेंचर वगैरह भी खरीद सकते हो अगर वो सेट साइड गिवन है तो अकॉर्डिंगली आप आपने अगर खरीदा तो पैसे गए, आपने अगर उनको सोल्ड किया तो पैसे आए। अगर कभी पूछे कि आपने कोई एसेट परचेज किया, किस तरीके की एक्टिविटी है, तो ये आउटफ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। करेक्ट। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आप एग्जाम्पल को देख रहे हैं तो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अलग कर दिए, मैंने करंट एसेट हटा दिए, मैंने इन्वेस्टिंग वाले पार्ट को डिस्कस कर दिया है। यहाँ करंट लाइबिलिटी होती तो वो भी कवर हो चुकी होती, तो बचा हुआ ये पार्ट शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स। ये क्या है? फंड अरेंजमेंट एक्टिविटी। फर्म अपना कैश अरेंज कर रही है फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। तो फाइनेंसिंग में बेसिकली कौन सी एक्टिविटी कवर की जाती है? इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स। अगर आप शेयर्स और डिबेंचर्स अगर बढ़ रहे हैं तो आपने उन्हें इशू किया, पैसे आएंगे। रिडेम्पशन ऑफ, अगर ये घट रहे हैं तो आपने डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर में ही ऐसा होगा कि वो घट रहे होंगे, तो आपने उनका पेमेंट किया, पैसे गए। शेयर होल्डर्स को आप ईयरली क्या पे करते हो? डिविडेंड। तो डिविडेंड पे करना भी कैसी एक्टिविटी हो गया आपका? फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। डिबेंचर होल्डर्स को आप क्या पे करते हो? ईयरली इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट पे करना है वो एक्टिविटी भी आपकी क्या हो गई? फाइनेंसिंग। उसके बाद आप क्या करते हैं? ए, बी और सी तीनों का टोटल करते हैं। ए, बी, सी जो भी टोटल आता है उसमें आप ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज 8। जैसे इस एग्जांपल में 8 था, तो आपका आंसर 21,000 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आ जाता है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब इस चीज को, इस एग्जाम्पल को तरीके से लिख लेते हैं। आइडिया लग गया होपफुली आपको कि ऑपरेटिंग क्या, इन्वेस्टिंग क्या, फाइनेंसिंग क्या। इन्वेस्टिंग मतलब फर्म का कैश आउटसाइड इन्वेस्ट, असेट को खरीदना बेचना। अगर इसने किसी और कंपनी के डिबेंचर्स या शेयर्स खरीदे होते तो इंटरेस्ट रिसीव होना, डिविडेंड रिसीव होना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता। ठीक। ऑपरेटिंग की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग में मैंने आपको बोला कि कोई भी डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करिए कोई अमाउंट, कोई गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट मींस इंटेंजिबल एसेट अगर घट रहा है
तो उसका रिटर्न ऑफ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर कभी गुडविल बढ़ जाए तो आपने गुडविल खरीदी, ऐसा मानते हुए इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। होपफुली आपको समझ में आ गया। शेयर्स इशू करना फाइनेंसिंग का इनफ्लो, डिबेंचर इशू करना फाइनेंसिंग का इनफ्लो, डिबेंचर का रिडेम्पशन करना फाइनेंसिंग का आउटफ्लो, असेट को बेच देना इन्वेस्टिंग का करेक्ट। अब इसको तो स्टार्ट करते हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस करना। शेयर्स 1,60,000 से 1,70,000 हो गए। शेयर्स बढ़ना कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग नहीं, इन्वेस्टिंग नहीं, फाइनेंसिंग। शेयर्स इशू किए तो पैसे आए 10,000। होपफुली आपको समझ में आ गया। P&L अकाउंट ये वो चीज है जिससे हम ऑपरेटिंग का इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर दैट इज 20,000। डिबेंचर्स पहले थे नहीं, फिर 10,000 हो गए। मतलब हमने डिबेंचर इशू किए, कौन सी एक्टिविटी का इनफ्लो है ये? ऑपरेटिंग नहीं, इन्वेस्टिंग नहीं, फाइनेंसिंग। डिबेंचर्स को इशू कर कैश अरेंज किया, पैसे आए, कौन सी एक्टिविटी? फंड अरेंजमेंट एक्टिविटी। होपफुली आपको समझ में आ गया। पहले मैंने एग्जाम्पल में ट्रेड पेबल्स नहीं लिखे थे, मैंने वो भी लिख दिए। इनका क्या करना होता है? इंक्रीज डिक्रीज ऑपरेटिंग में। 18 के ट्रेड पेबल्स मींस क्रेडिटर्स और बीपी 10 हो गए, मींस लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी घट गई। करंट लाइबिलिटी अगर रिड्यूस होती है तो क्या करते हैं? माइनस। ट्रेड पेबल्स 8,000 माइनस, मतलब ये दोनों चीजें माइनस में लिखनी है हमें। यहां तक होपफुली सारा समझ में आ गया। अब बात करते हैं असेट की। लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 से 1,00,000 ही रही, कोई चेंज नहीं हुआ। अगर चेंज होता तो कौन सी एक्टिविटी होती? इन्वेस्टिंग। फर्म का कैश आउटसाइड इन्वेस्ट होता। प्लांट एंड मशीनरी 48 से 68 हो गए, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गए। इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, पैसे गए असेट खरीदने की वजह से, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। स्टॉक और डेटर्स अकॉर्डिंगली करंट असेट है, इंक्रीज डिक्रीज ऑपरेटिंग में। तो 21 के स्टॉक 14 हो गए, मतलब स्टॉक डिक्रीज कर गया तो आपको प्लस करना है 7,000। और डेटर्स 30 से 36 इंक्रीज कर गए तो डेटर्स को अकॉर्डिंगली आपको माइनस करना है। फिर आप क्या करेंगे? टोटल कैश और बैंक के टोटल को मैंने अलग से लिख दिया। 8,000 था 14 का और 21 लास्ट में। तो कैश और बैंक के बैलेंस के साथ और क्या चीज क्लब करनी थी असेट में से? शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्योंकि ये तीनों एक्टिविटी क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर इनमें आप कैश कन्वर्ट करते हो तो ये नो फ्लो ऑफ कैश है, ये कोई भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं बना, क्योंकि इसका यूज होगा बिल्कुल एंड में। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? तो मैंने यहाँ से इसको 8 और 21 पहले लिख दिया था, मीन्स इन दोनों का डिफरेंस आ रहा था 13,000, और हम इस 13 को ही लोकेट कर रहे हैं कि ये किस किस रीजन से आया। ठीक, तो ए का अब टोटल ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसको मैंने ए लिखा है इसका टोटल करेंगे। अगर ये आंसर आया है पॉजिटिव तो मैं लिखूंगी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 13,000। फिर हम बी का टोटल करेंगे। बी नेगेटिव आंसर आ रहा था तो फ्रॉम की जगह हम क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और वो 20 का नेगेटिव। फिर हम सी दैट इज फाइनेंसिंग, इसका टोटल करेंगे तो कैश आपका 20,000 यहां से आया, पॉजिटिव का रिजल्ट था, तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमें क्या करना है? ए, बी और सी तीनों का टोटल करना है। अगर आंसर पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर आंसर नेगेटिव होता तो हम बोलते हैं इंक्रीज की जगह डिक्रीज। 30,000 आया, देखिए वही है जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिफरेंस था। इसमें आप ऐड करेंगे ओपनिंग तो आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। ये होती है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो बेसिकली इस वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अलग निकाल कर रखना है। बैलेंस शीट को देखते हुए कुछ एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कुछ इन्वेस्टिंग है, कुछ फाइनेंसिंग है। ऑपरेटिंग एक सेट फॉर्मेट है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन्वेस्टिंग मतलब फर्म का कैश आउटसाइड इन्वेस्ट मींस असेट्स, और वो भी फिक्स असेट, उनका खरीदना या बेचना। फाइनेंसिंग मतलब फर्म ने कैश कहां से अरेंज किया, शेयर्स और डिबेंचर्स, उनमें पैसा इन्वेस्ट किया, उनको अकॉर्डिंगली इशू किया तो पैसे आए, उनको रिडीम किया होता तो पैसे चले जाते। सो एबीसी का टोटल आ गया 13। अब इसमें क्या ऐड करना है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज 8,000, उसको ऐड करते ही आपका आंसर क्या आएगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो था हमारा 21,000, और ये एंड में मैच हो जाती है। तो होपफुली आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग समझ में आ गया है। कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग होती है? बिजनेस की मेन कोर्स ऑफ एक्टिविटीज ऑपरेटिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका फॉर्मेट और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इन्वेस्टिंग मींस फर्म का कैश आउटसाइड इन्वेस्ट है, तो असेट खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना सब इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग फर्म की कैश अरेंजमेंट एक्टिविटी, शेयर्स और डिबेंचर्स को इश्यू करना, उनको रिडीम करना, अकॉर्डिंगली
फाइनेंसिंग। और कौन सी 3 एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट की कोई भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं होती? कैश, बैंक या शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्योंकि उनको बोला जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग वाला ऐड कर क्लोजिंग के इक्वल आ जाता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।